हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सुबह ये याद दिलाती है कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसके बाद रोशनी अवश्य आती है। हमारा भविष्य तब शुरू होता है जब हम सुबह उठते हैं, हर दिन में कुछ रचनात्मक, कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। हमें से अधिकतर लोग जीवन में अपना सारा समय धन अर्जित करने में लगाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है तब ये पता चलता है कि समय ही वास्तविक अर्थात सच्चा धन है। जीवन में किस तरह से हम अपने धन अर्थात अपने समय का उपयोग करते हैं, उसी से निर्धारित होता है कि हमारा जीवन कैसा होगा। दो ही चीजें जीवन में मायने रखती हैं, समय और सांसें। ये दोनों निश्चित हैं, इसलिए इनका व्यय सोच समझकर बहुत धैर्य के साथ करना चाहिए। आज का पंचांग योगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्थी तिथि, बुधवार, पुनर्वसु नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। सोच अच्छी रखें तो लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे, नियत अच्छी रखें तो कार्य अपने आप ठीक होने लगेंगे, विचार अच्छे रखें तो सफलता का मार्ग, सफलता के अवसर अपने आप ही बनने लगते हैं। इसलिए सदा अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए, उनमें सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। कर्तव्य अकर्तव्य का निर्धारण व्यक्तिपरक मत या क्षणिक प्रवृत्ति से नहीं, बल्कि शास्त्र निहित सुव्यवस्थित मानक से होना चाहिए, जो आचरण को दिशा और मर्यादा देता है। अतः मनुष्य को उसी मान प्रणाली को समझकर कर्म करना चाहिए, जिससे उसका आचरण संतुलित, प्रमाणित और सार्थक बन सके। The determination of what ought to be done and what ought not to be done should not rest upon subjective opinion or momentary impulse, but upon a well-ordered standard grounded in the Shastra, which imparts direction and discipline to conduct. Therefore, a person ought to act in accordance with that established system of standards so that one's conduct becomes balanced, validated, and meaningful. भारत को लोकतंत्र की जननी माना जाता है और इसके प्रमाण ऐतिहासिक ग्रंथों में भी मिलते हैं। प्राचीन बौद्ध और जैन संघों में इस तरह की प्रक्रियाएं थीं जिसमें लोकतंत्र का उदाहरण साफ देखा जा सकता है। कैसे उस तरह की लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं कार्य करती थीं और उनकी झलक आज के लोकतांत्रिक मूल्यों को कैसे प्रदर्शित करती हैं, दर्शाती हैं, और उसका एक उदाहरण है। आइए जान लेते हैं हमारे सहयोगी जनेंद्र सिंह की इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं की मजबूती के बारे में 2000 वर्ष पूर्व के सबसे प्रभावशाली पाली ग्रंथ दीघ निकाय से पता चलता है। यह हमें बताता है कि विश्व में विचार विमर्श और सहभागिता की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक प्रणाली में से एक बौद्ध संघ है।
जहां शासन करने का अधिकार जनजातीय प्रणाली के बजाय निर्वाचित योग्यता के आधार पर अर्जित किया जाता था। गौतम बुद्ध भी यहाँ पर लगभग 3 बार आए और उन्होंने इस गणराज्य की सफलता के 7 कारण गिनाए हैं जो उनके साहित्य में हमको प्राप्त होते हैं। वो कहते हैं कि पहला कारण है सभी संघों की जल्दी जल्दी वो सभाएं करते थे और अधिक से अधिक सदस्य उसमें भाग लेते थे और राज्यों के कामों को बिल्कुल मिलजुल करके करते थे। फिर जैसे वृद्ध व्यक्तियों के विचारों का पूरा वहां सम्मान रखा जाता था, कभी महिलाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करता था और अपने धर्म में दृढ़ विश्वास रखते थे और सभी लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। 2000 वर्ष पूर्व भी सभी प्रमुख मुद्दों का समाधान बहुमत के निर्णय के आधार पर किया जाता था। परिषद में पीठासीन अधिकारी को इस आधार पर चुना जाता था कि वह पक्षपात, घृणा या मूर्खता से प्रभावित न हो। वह महत्वपूर्ण विषयों पर तब चुनाव करवाता था जब उसे विश्वास होता था कि यहाँ धर्म को मानने वालों की संख्या अधिक है, जिससे संघ विभाजित नहीं होगा और भिक्षुक अपने विचारों के अनुसार मतदान करेंगे। साथ ही अपने विवेक के अनुसार वह मतदान को गुप्त या प्रत्यक्ष रूप में रखने का निर्णय लेता था। प्रस्ताव प्रस्तुत होने के बाद उस पर 3 बार मतदान किया जाता था। यदि उपस्थित लोगों द्वारा कोई विरोध नहीं होता तो प्रस्ताव पारित होकर नियमानुसार अधिनियम बन जाता था। अराजकता की संभावना होने पर नेता के चुनाव के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती थी। इसे महासमत या चयनित प्रतिनिधि कहा जाता था और इसके लिए परिषद में एक चुनाव आयोजित किया जाता था। राजा को जनता और सेठों द्वारा उनकी सुरक्षा और उनके नाम पर शासन करने के लिए चुना जाता था। ऐसे राज्य को गणराज्य यानी जनता द्वारा शासित राज्य कहा जाता था। शिलालेखों में उल्लेख है कि जब तक लोग समय समय पर मिलकर सार्वजनिक बैठकें बुलाते रहेंगे तब तक वे पतन के बजाय समृद्धि की आशा कर सकते हैं। उसी युग में पूर्वी गंगा के मैदानों में कई गणराज्य या जनपदों का शासन था, जिनमें से कुछ जैन धर्म के अनुयायी थे। नमो लोय सब साहू यह जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण मंत्र है। पंच नमोकार जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ का शासक जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाने लगा था और वहां गणतंत्र की स्थापना हुई। अगर दुनिया को सर्वप्रथम गणतंत्र का ज्ञान कराने वाला यह स्थान वैशाली ही है और आज वैश्विक स्तर पर जिस लोकतंत्र की चर्चा होती है, जिसको अपनाया गया है, वो यहाँ के लिच्छवी शासकों की ही देन है। जैन धर्म की प्रमुख दार्शनिक सोच अनेकांतवाद है, जो अनुभूति की बहुलता का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। इसके अनुसार लोग सत्य के केवल आंशिक रूप को ही देख सकते हैं, जबकि वास्तव में संपूर्ण सत्य के कई पहलू होते हैं। हवय मंगलम इस बहुलतावादी सोच का प्रतीक है, जिसमें सहअस्तित्व और सहिष्णुता स्वाभाविक रूप से समाहित है। जैन धर्म इस विश्वास को स्थापित करता है कि नेतृत्व की क्षमता समाज के भीतर निहित होती है। जैन ग्रंथ राजनीति में सुधार के लिए मंथन का उदाहरण देते हैं। जैन और बौद्ध ये 2 भारतीय दार्शनिक प्रणालियां अपनी समतावादी और अहिंसक लोकतांत्रिक परंपराओं के कारण आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। इन विचारों ने भारतीय मानसिकता को गहराई से प्रभावित किया है और विश्व को 3 सहस्त्राब्दियों से समृद्ध करता आ रहा है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा में जीवन दर्शन है, विज्ञान दर्शन है और स्वस्थ व निरोगी जीवन प्राप्त करने का ज्ञान भी वर्णित है। स्वस्थ रहने की प्राकृतिक यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। जीवनचर्या में बस थोड़ा सा बदलाव और आप भी कर सकते हैं बीमारियों से बचाव। तो आइए चलते हैं योग 360 में प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए।
योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। क्या आपका बच्चा बार बार जंक फूड या बाहर का खाना खाता है? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये बच्चे के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है और कारण बन सकता है वर्म इन्फेक्शन का। एक ऐसी समस्या जो बच्चों की पढ़ाई, ग्रोथ और इम्यूनिटी सभी को प्रभावित करती है। बच्चों के पेट में कीड़े एक ऐसा हिडन विलेन है जिन्हें ज्यादातर लोग पहचान नहीं पाते। इस दुश्मन को मिलकर भगाते हैं। आइए पेट में कीड़ों की समस्या से राहत और बचाव के उपाय बताते हैं। कृमि रोग यानी बच्चों के पेट में कीड़े होना एक आम बीमारी है। ये बच्चों में कुपोषण और मानसिक व शारीरिक विकास में कमी का एक बड़ा कारण है। पेट में कीड़े खाद्य पदार्थों की साफ सफाई न होने या दूषित जल से फैलने वाली समस्या है। रोग फैलाने वाले कृमि कई प्रकार के होते हैं। कृमि परजीवी होते हैं। कृमि के अंडे दूषित पानी या दूषित भोजन के साथ आंतों में आ जाते हैं और मनुष्य के भोजन से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्योंकि कृमि आंतों में रहकर भोजन के पौष्टिक तत्वों का अवशोषण करते हैं, इसलिए बच्चे के शरीर में कुपोषण की शिकायत हो जाती है और बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। बच्चों के पेट में कीड़े की समस्या से बचाव और राहत में उपयोगी है कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। रखना है कृमि रोग को तो जान लीजिए वो आदतें जो गट हेल्थ के लिए हैं रॉन्ग। साथ ही करें ये योगिक क्रियाएं जो आपके बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाएंगे स्ट्रॉन्ग। पेट में कीड़े की समस्या हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेट में दर्द और बाद में चिड़चिड़ापन होता है। कुछ ऐसे आसनों का चयन जो इम्प्रूव करे हमारे डाइजेशन को। सबसे पहला आसन जो हम खाना खाने के दौरान करते हैं वो है सुख आसन या अर्ध पद्मासन। सुख आसन एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप सहजता पूर्वक बैठते हैं। इस प्रकार आलती पालती मारने को सुख आसन की अवस्था बोली जाती है। यहीं पे दूसरा आसन जो हम कर सकते हैं वो है अर्ध पद्मासन, जिसमें आपको अपने एक पंजे को उठा के दूसरे जंघा मूल पे यानी कि थाई रूट पे रखना है और इस प्रकार आप अपना खाना ले सकते हैं। खाते ही तुरंत सोना नहीं है या लेटना नहीं है। तो बढ़िया तरीका है कि हम खाना खाने के बाद वज्रासन की स्थिति में बैठे। तो वज्रासन के लिए आप दोनों घुटनों को इस प्रकार मोड़ेंगे एक एक करके। आपके पीछे से आपके जो अंगूठे हैं वो मिले रहेंगे, टोज आपके जॉइन रहेंगे, वहीं जो आपकी एड़ियां हैं वो खुली रहेंगी और जो आपके बटक्स हैं, जो आपके नितंब हैं वो आपके एड़ियों पे रेस्ट करेंगे। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, कमर गर्दन सीधी और आंखें बंद। सारा ध्यान आपके पाचन पे लेकर आइए, आपके पेट पे लेकर आइए और आपकी आती और जाती श्वास पे लेकर आइए। यहीं से अगला अभ्यास जो हम पाचन को बेहतर करने के लिए करते हैं वो है शशांक आसन। इसी अवस्था में दोनों घुटनों में अंतर करें, दोनों हाथों को घुटनों के बीच में लेकर आएं और श्वास खाली करते हुए यथासंभव आगे की ओर झुक जाएं। फिर धीरे से श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। ध्यान दीजिए जो हमने सुख आसन किया या वज्रासन किया ये खाना खाते हुए और खाना खाने के बाद करना है, लेकिन जो हमने शशांक आसन किया है इसका अभ्यास आप सेपरेटली करेंगे। बच्चों की सेहत का रखना ध्यान, स्वच्छता बने सबसे बड़ी पहचान। बाजार का भोजन बिल्कुल ना खिलाएं, बच्चों को वर्म इन्फेक्शन से बचाएं। आज के समय में काफ़ी बच्चों में शिकायत आती है कि उनके वर्म्स मिलते हैं उनके इंटेस्टाइन में और काफ़ी बच्चों को पेट दर्द की शिकायत होती है। और जब हम देखते हैं 5 साल से ऊपर के जो बच्चे जो बाहर का खाने को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं टेस्ट के लिए, बाहर रोड साइड पे जो खाना होता है, उन सभी से ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। हम इसको कैसे बचा सकते हैं? हमारी जो होम रेसिपीज़ हैं उसमें वो यूज़ कर सकते हैं। आप अजवाइन के लड्डू बना सकते हैं। अजवाइन बहुत अच्छा है। आप अजवाइन लें, उसको बहुत बारीक पीस लें,
और 3 चम्मच अजवाइन और उसमें आधा चम्मच आप गुड़, देसी गुड़ अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे बॉल्स बना लें उस अजवाइन लड्डू, और वो काफ़ी लाभदायक है। आप घर में छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें थोड़ी सी पिंच ऑफ टर्मरिक अगर डालते हैं तो वो भी काफ़ी लाभदायक है। आप 3 से 4 चम्मच दही लें, उसको अच्छे से चर्न करें और उसके बाद उसमें से आधी चम्मच अगर आप हल्दी डालते हैं तो मैं बोलूँगा आपके लिए ये भी लाभदायक है। और बच्चे अगर जब रोटी सब्जी खाते हैं तो दाल के अंदर अगर आप हींग का इस्तेमाल करते हैं तो ये 3 से 4 चीज़ें बच्चों के इंटेस्टाइन को और अच्छा करेगी, उसके इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियाज है इंटेस्टाइन के उसको बढ़ाने में हेल्प करेगा, और जो जिसकी वजह से जो वर्म्स अच्छे नहीं हैं उनको बाहर निकालने में भी हेल्प करेगा। स्वच्छता की कमी से बढ़ता है रिस्क ऑफ वर्म इन्फेक्शन। बचना है तो कीजिए हेल्दी हैबिट्स का सिलेक्शन, और साथ ही ये औषधियाँ जो आपको देंगी वर्म से पूरा प्रोटेक्शन। कृमि रोग आयुर्वेद में 20 प्रकार के बताए हैं और सभी आचार्यों ने उसको डिटेल्ड डिस्क्राइब किया है, विशेष रूप से बच्चों में। और जो उसके लक्षण होते हैं उसमें पेट में दर्द होना या एनस में थोड़ा सा इचिंग वगैरह की कंप्लेंट होती है। कृमि 4 प्रकार के मुख्य रूप से वैसे हम देखते हैं। राउंड वर्म्स होते हैं, थ्रेड वर्म है, हुक वर्म है, और एक टैब वर्म होता है। टैब वर्म सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, और कॉमनली तो थ्रेड वर्म देखे जाते हैं। इसके लिए हमारे आयुर्वेद में मुस्तक, चित्रक और वायविडंग, इन 3 औषधियों को क्रमज्ञ मुख्य रूप से कहा गया है। बाकी और भी काफ़ी सारी मेडिसिन हैं जो क्रमज्ञ कार्य करती हैं, जैसे पलाश बीज का भी प्रयोग किया जाता है। और विडंग सबसे अच्छा है, वायविडंग। इसका विडंगावलेह भी आता है, विडंगा रिस्ट भी हम लंबे समय तक दे सकते हैं, बड़े निरापद हैं। कुछ रसौषधि होती हैं लेकिन वो चिकित्सक की देखरेख में देना उचित होगा। तो जैसे सुबह शाम की मात्रा अगर हम 15 दिन लगातार देते हैं तो पेट की कृमि निकल जाते हैं। कृमि से जो समस्याएं आती हैं उसमें भी सामान्यतः या तो अतिसार होता है, डायरिया होता है, या बच्चा कमज़ोर होने लगता है, खून की कमी होने लगती है, एनीमिया के साथ में उसको फिर माल न्यूट्रिशन भी होने लगता है। तो एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। तो छोटी सी एक समस्या है, उसको अगर हम दवा देते रहें, कृमि की दवा समय समय पे अगर देते रहते हैं तो इन बड़ी बीमारियों से भी बचाव हो सकता है। उसमें फिर हम कुछ लौह भस्म वगैरह का प्रयोग करते हैं। धात्री लौह वगैरह हमारे यहाँ अच्छी औषधि होती है, जिसको शहद से चटाने से उसका एनीमिया दूर हो जाएगा। और दाड़िम मतलब अनार का प्रयोग कर सकते हैं, अनार का जूस वगैरह दे सकते हैं, खजूर दे सकते हैं, खजूर पौष्टिक होती है खजूर, और गुड़ का प्रयोग करें। कृमि के लिए हाइजीन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाथ धो के खाना खाए, नाखून कटे हुए हों, सुबह ब्रश करना, शाम को सोने के पहले भी ब्रश करना। कई बार बच्चों को ये सिखाना भी बहुत ज़रूरी है कि सुबह से ज़्यादा महत्वपूर्ण ब्रश करना शाम को होता है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी सी दिनचर्या का जो हिस्सा है, इनको सिखाने से हम इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। आवश्यक है कि खान पान और हाथों की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए, जिससे बच्चों को कृमि मुक्त बनाकर उनका स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सके। तो आज आपने जाना सुखासन का अभ्यास, अर्ध पद्मासन का अभ्यास, भोजन के बाद वज्रासन में बैठना लाभकारी है, शशांक आसन का अभ्यास करना उपयोगी है। अजवाइन को पीसकर देसी गुड़ के साथ सेवन करें। छाछ में चुटकी भर हल्दी मिलाकर पीना लाभकारी है। दाल में हींग का प्रयोग करें। बाजार का खाना न खाएं, घर का बना स्वच्छ भोजन ही खाएं। मुस्तक, चित्रक, वायविडंग औषधि का प्रयोग लाभकारी है। पलाश के बीज का सेवन उपयोगी है। विडांगावलेह और विडांगारिष्ट का सेवन उपयोगी है। अनीमिया होने पर धात्री लौह शहद के साथ लें। पेट के कीड़े करेंगे अटैक और अगर हाइजीन का होगा लैक। हेल्दी खाना, क्लीन एनवायरनमेंट अपनाइए, बच्चों की लाइफ को वर्म फ्री बनाइए। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। तोड़ते कुटते गिरते, नानी दादी का नाम याद आता
ही नाम याद आता है, NDH शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। NDH का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच NDH। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वीकार करने का साहस और सुधार करने की नीयत हो तो अपनी भूल से भी व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। और जब बात आती है संस्कृत भाषा को सीखने की, तो आवश्यक है कि उसकी त्रुटियों को दूर किया जाए। आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र के साथ और लेते हैं संस्कृत का ज्ञान, जान लेते हैं क्या है संस्कृत के शब्दों का सही लेखन, शुद्ध उच्चारण। नमो नमः। संस्कृत पाठशालायां सर्वेषामस्तु स्वागतम्। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला में हम इन दिनों चर्चा कर रहे हैं शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन के बारे में। आज शुद्धता और अशुद्धता के बीच भेद बताने वाली संस्कृत पाठशाला की कक्षा में बात द और ध इन 2 अक्षरों से संयुक्त कुछ शब्दों के शुद्ध लेखन और उच्चारण की। हम देखते हैं कि द और ध इन 2 अक्षरों से संयुक्त संस्कृत के मूल शब्दों को कम से कम हम शुद्ध बोल तो देते हैं, पर लेखन में कई बार अशुद्धि दिख जाया करती है। और यह अशुद्धि लेखनगत और प्रादेशिक व्यवहार के होने के अतिरिक्त टंकण से जुड़ी प्रविधि की विषमता के साथ भी दृष्टिगत होती है। ऐसे में बहुधा यह होता है कि उस लेखन को ही आधार बनाकर शब्दों के शुद्ध प्रयोक्ता भी संदेह में आ जाते हैं और फिर न केवल लेखन में ही बल्कि उच्चारण या वाचन में भी अशुद्धि आ जाती है। अस्तु, तो हम इन्हीं अशुद्धियों की ओर आप सभी का ध्यान कर रहे हैं आकृष्ट, क्योंकि संस्कृत भाषा सीखने के क्रम में यदि आप सर्वप्रथम शब्दों की शुद्धता के ज्ञान से स्वयं को जोड़ लें, तब ही अत्यंत परिष्कृत, तार्किक और वैज्ञानिक संस्कृत भाषा को कहीं अधिक सरलता से आप आत्मसात कर सकेंगे। तो आइए इस क्रम में आज हम द और ध इन 2 अक्षरों से जुड़े शब्दों को आपके समक्ष रखते हैं। द और ध इन 2 अक्षरों से जुड़े शब्दों के उदाहरण के क्रम में हम पहला शब्द ले रहे हैं शुद्ध। लेखन में यदि द और ध के संयोग में जब हम अपनी अनवधानता या टंकण से जुड़ी प्रविधिगत समस्या के कारण क्रम परिवर्तन कर दें, अर्थात ध को पहले और द को बाद में व्यवहृत समझने लगें, तब हम शुद्ध को शुद्ध लिख और बोल जाते हैं, जो कि होता है अशुद्ध। शुद्ध तो द और ध इस क्रम से जुड़ा शुद्ध शब्द ही है। इसी क्रम में दूसरा उदाहरण है प्रसिद्ध। यहाँ भी यदि हम द और ध के संशुद्ध क्रम को असावधानीवश परिवर्तित स्वरूप में समझ जाएं, तो हो जाएगी हमसे अशुद्धि। अर्थात प्रसिद्ध को प्रसिद्ध इस स्वरूप में यदि हम लिख जाएं या लिखा पाएं, तब हम कई लोगों को इस शब्द के शुद्ध स्वरूप के विषय में भ्रांत कर जाएंगे। तो ऐसा हमसे चाहे अनचाहे न हो, एतदर्थ अपने विवेक का प्रयोग यदि स्वयं कर लिया जाए या संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में बताए जा रहे शिक्षण बिंदु को यथा संभव आप याद रख सकें, तो अवश्य ही ऐसी अशुद्धि नहीं होगी। अर्थात प्रसिद्ध को प्रसिद्ध इस स्वरूप में न समझकर या न लिखकर हम प्रसिद्ध अर्थात द और बाद में ध इस अक्षर विन्यास से युक्त शब्द प्रसिद्ध का ही लेखन और तदनुसार शुद्ध उच्चारण करेंगे। ऐसे ही जहां द और ध इन 2 अक्षरों की उपस्थिति है, उन शब्दों में एक शब्द युग्म जो अधिक व्यवहार में है वह है रिद्धि सिद्धि। यहाँ भी हम में से कई द और ध के सर्वथा शुद्ध अक्षर विन्यास को अनवधानतावश, या हमने आपको पहले ही बताया कि टंकण से जुड़ी प्रविधि के अशुद्ध प्रयोग के कारण परिवर्तित कर जाया करते हैं। अर्थात ध को पहले और द को बाद में समझकर लिख और बोल भी जाया करते हैं।
और ऐसे ही संस्कृत के इस शब्द का, या कहें कि संस्कृत के इस मूल शब्द का स्वरूप हम विकृत कर जाते हैं। तो हम ऐसा न करें, अर्थात यहाँ रिद्धि सिद्धि को रिद्धि सिद्धि ऐसा न लिखें और नहीं बोलें, बल्कि हमें इसका शुद्ध स्वरूप अर्थात रिद्धि सिद्धि यह रहे याद, तो हम कर सकेंगे संस्कृत के संस्कृतत्व की सुरक्षा और संरक्षा। तो हम शब्दों के शुद्ध उच्चारण और लेखन में रहें अधिक साकांक्ष। इसी उद्देश्य के साथ ही हम संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आपको बताते चले आ रहे हैं कि संस्कृत को सीखने की पहली सीढ़ी या सोपान को हमें कर लेना है पहले पार, अर्थात शब्दों के शुद्ध लेखन और उच्चारण में बनना है हमें अधिक कुशल। इसे आप सदैव अपना लक्ष्य बनाएं। इसी निवेदन के साथ अद्यतन कक्षायाम एतावदेव। पुनरपि आयास्यामि इतोपि किमपि अधिकम् अवगमयितुं। तावत् सर्वेभ्यः अस्तु। नमो नमः। निज जीवन में करें सदा जो दूसरों की भावनाओं की कदर, दूर रहते दुख उनसे, सुख में बनता है उनके जीवन का सफ़र। जो रिश्तों को निभाने वाले होते हैं वो रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ देने वाले बहाने। इसलिए अपने संबंधों को मस्तिष्क से नहीं बल्कि हृदय से निभाइए। किसी व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, अच्छा मस्तिष्क नहीं, क्योंकि मस्तिष्क तर्क करता है और हृदय देखता है प्रेम का भाव। इसलिए अपने संबंधों को पूरे दिल से निभाइए और दूसरों की भावनाओं का सम्मान कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए वो कुछ भी ना हो, लेकिन आप उनके लिए सब कुछ हो। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।